तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 को लेकर, और ये सेट नंबर 7 है हमारा। तो अब तक हमने 6 सेट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, और आप देखें या तैयारी को बेहतर बनाएं। खैर जो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट हमने मैथ के अलावा लगभग इस वाले जो ये हमारा जो वीडियो चल रहा है इसमें थोड़ी सी विज्ञान पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक नाम है, यानी कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है बताना है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि सी विकल्प। ठीक है, उसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3COOH, और इसका IUPAC नाम जो है एथोनोइक अम्ल होता है। और प्रश्न नंबर 2 देखें, प्रश्न नंबर 2 है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, यानी कि कार की बैटरी में कार में जो बैटरी लगा होता है उसमें कौन सा अम्ल डला होता है ये बताना है। विकल्प है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कार के बैटरी में जो प्रयोग होने वाला अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि H2SO4 है। और ये जो बैटरी में ये अम्ल है ये वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य है रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी कि जो वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम था। तो 2 जगह गिराया गया था सन 1945 में जापान में परमाणु बम, नागासाकी में और हिरोशिमा में। तो नागासाकी में बाद में गिराया गया, सबसे पहले गिराया गया था हिरोशिमा में। हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। जबकि जो ये नागासाकी जापान में जो गिराया गया था बम 9 अगस्त 1945 को, यहाँ पे इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, जबकि बताया कि हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, तो जो लिटिल बॉय था जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था, वह युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला परमाणु हथियार बन गया था। ठीक है, इसके अलावा हम प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, विनाइल एसीटेट का या प्रोपीन का। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है या कंडेंसेशन से बनता है। बेकेलाइट यूरिया एवं फार्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा एसिटेल्डिहाइड या मेलामीन एवं फार्मेल्डिहाइड। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो बेकेलाइट है ये फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अब थोड़ी सी बेकेलाइट की अगर हम बात कर लें तो ये एक आरंभिक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि मजबूत होता है थोड़ी सी, और इसका जो रासायनिक नाम है वो पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड होता है। ठीक है, और ये जो असल में बेकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, जो कि एक प्रकार का बहुलक है और उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो उष्मा एवं विद्युत का बहुत बड़ा कुचालक होने की वजह से ही इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है औद्योगिक स्तर पर। इसका प्रयोग क्या है, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसके हत्थे में किया जाता है, या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसको जो हत्थे होते हैं उसको भी जो उसमें जो यूज़ किया जाता है उसमें भी इसका बेहतरीन यूज़ किया जाता है बेकेलाइट का। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में
ये जो उपरोक्त सभी गैस हैं ये सभी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये ऐसे गैस होते हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के वातावरण के द्वारा और बादलों के द्वारा जो ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित किया जाता है उनको अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस हैं जो वायुमंडल में मौजूद ऐसी गैस होती हैं जो कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती हैं। और अगर ये ना होती ग्रीन हाउस गैस तो जो हमारा पृथ्वी का तापमान अभी 15 डिग्री सेल्सियस जो औसतन बना हुआ है ये नहीं होता, बल्कि -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब बात कर लें कि जो मुख्य जो ये अपने ग्रीन हाउस गैस हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो ग्रीन हाउस गैस है तो उसमें शामिल है जलवाष्प नंबर 1 पे। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और बाकी अन्य गैस आते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस में शामिल हैं। तो हालांकि जल वाष्प जो कि संख्या मतलब सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जल वाष्प उतना ज़्यादा पर्यावरण को प्रभाव नहीं डालता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभाव डालता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने में। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या H2CO3। बताना है कि इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अब अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो वातावरण के प्रदूषण और औद्योगिक कचरों और प्रकृति में कुछ जो होने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो गैस हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये क्या है, गैसें वायुमंडल में पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन और जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं और ये बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। और तो जो अम्ल वर्षा होता है इसमें हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि लगभग 70% होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा जो है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि क्या है ये बर्फ़ की तरह ही दिखता है इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। और शुष्क बर्फ जो है बिना द्रव्य रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब देखें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, यानी कि इनमें से किसमें कार्बन नहीं है? विकल्प है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के ही रूप हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, यानी कि खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि सोडियम बेंजोएट जो है ये खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यानी कि नींबू का स्वाद क्या होता है, खट्टा क्यों होता है, ये बताना है आपको। विकल्प है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या डी हो जाएगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है,
और प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, यानी कि स्टील को कठोर करने के लिए उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। कार्बन की मात्रा को, मैंगनीज की मात्रा को, सिलिकॉन की मात्रा को या क्रोमियम की मात्रा को। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे स्टील की कठोरता बढ़ती है। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 है कि सोने को घोला जा सकता है। सोना यानी कि वही गोल्ड, AU, उसको किस में घोला जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में या सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। हालांकि इसे, ये जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है, इसे एक्वा रेजिया कहा जाता है और उसमें 1:3 होता है, यानी कि एक हिस्सा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है और 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। तो इसके मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि हाइड्रोफ्लोरिक यानी कि H2F जो एसिड है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो बताना है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसे कांच के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता या कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है इसके लिए। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें H2F, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है और चूँकि ये क्या करता है, जो कांच जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है उसे अभिक्रिया कर लेता है और इसके पश्चात ये क्या है, बोतल फूट जाता है। इसके लिए इसको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता। और ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसका जो उपयोग है कांच को चमकाने और कांच को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी। हालांकि इसे रखा जाता है प्लास्टिक वगैरह में, कांच के बोतल में नहीं रखा जाता। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या डी है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या तो क्या वही होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, तब कोई जो तत्व है वो आइसोटोप कहलाता है। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि शक्कर के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से क्या बनता है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या क्लोरोफिल। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, शक्कर है ना। और प्रश्न नंबर 17 है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, या ये कहा जाए कि पीतल का निर्माण कौन कौन धातुओं से होता है, या पीतल किसका मिश्र धातु है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, तांबा और निकल, निकल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं, यानी कि पीतल में यह जो पीतल है ये तांबा और जस्ते का मिश्रण है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है, यानी कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है और इसकी जो प्रतिशतता है वो 78.09% है। ठीक है, अब थोड़ी सी
कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो यह 0.036% है, और ऑक्सीजन की बात कर लें तो यह दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, 20.95%। ठीक है, और हाइड्रोजन 0.001 के लगभग आता है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 है कि वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? बताना है आपको कि वायु क्या है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि वायु जो है मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, रेयान, क्रिप्टान, जेनान वगैरह गैसें जो हैं शामिल हैं। तो ये सभी क्या मिश्रण कहलाती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि वायु जो है मिश्रण है। और प्रश्न नंबर 20 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो इंसुलिन है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंसुलिन होता है इसका जो श्रावण है ये हमारे पैंक्रियाज या अग्नाशय से होता है। एक प्रकार का यह इंसुलिन जो है हार्मोन है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 है कि कीट या कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है, या जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवंशिकता और विचरण? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जेनेटिक्स में या आनुवंशिकी में आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और आनुवंशिकी की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 23 देखें। प्रश्न नंबर 23 है कि यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या प्रोटीन के रूप में? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामीन, रक्ताल्पता, आर्गोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स? तो एक तरफ क्या है, यानी कि बाएं तरफ जो है विटामिन लिखे हैं और दाएं तरफ उनकी कमी से होने वाले बीमारी लिखी हुई है। तो रेटिनॉल जिसे कि विटामिन ए कहा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है। तो ये विकल्प जो है सही है। और बी टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, तो टोकोफेरॉल की बात करें तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और बेरीबेरी उससे नहीं होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है बी हो जाएगा कि जो टोकोफेरॉल और बेरीबेरी वाला विकल्प है ये सही नहीं है, क्योंकि टोकोफेरॉल या विटामिन ई जिसे कि बेरीबेरी नहीं होता है बल्कि त्वचा संबंधी दिक्कत होता है उससे। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। और विकल्प सी की बात करें, साइनोकोबालामीन जिसे कि रक्ताल्पता होता है, तो साइनोकोबालामीन यानी कि विटामिन B12 और इससे रक्ताल्पता की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये सही है। और डी आर्गो कैल्सिफेरॉल की बात करें तो आर्गो कैल्सिफेरॉल यानी कि क्या कहते हैं इसको, हाँ, आर्गो कैल्सिफेरॉल को विटामिन D2 कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3, तो आर्गो कैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल इन दोनों यानी कि विटामिन D2 और विटामिन D3 से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी। बल्कि बेरीबेरी जो है ये विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होता है।
विटामिन B1 की कमी से। तो यहाँ पे सही विकल्प बी है ना। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। यानी कि कशेरुकियों में या कह दिए मानवों में या जंतुओं में जो स्तन ग्रंथि होते हैं उनसे दुग्ध का स्रावण किस हार्मोन्स की वजह से होता है। एड्रेनालिन या प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अब प्रश्न नंबर 26 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 26 है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो टाइफाइड और कॉलरा है ये जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण है, यानी कि ये प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के उदाहरण है। हालांकि टाइफाइड और कॉलरा दोनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो टाइफाइड जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, जबकि कॉलरा की बात करें तो ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों विशिष्ट उदाहरण है, ये जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 26 का, है ना। अब प्रश्न नंबर 27 का बात करेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, यानी कि मानव शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला। ये सभी मस्तिष्क के हिस्से हैं। बताना है कि कौन नियंत्रित करता है शरीर के तापक्रम को। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस जो है ये मानव शरीर के या शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ठीक, अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। गंध से, नृत्य से, दृष्टि से या स्पर्श से। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं यानी जो मधुमक्खी होते हैं वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं कि भाई ये हमारे ही कॉलोनी का मधुमक्खी है। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 को देखें। प्रश्न नंबर 29 है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, मतलब महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या अधिक हो सकता है क्यों। विकल्प दिए हुए हैं। वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा कि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम एक होता है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो पुरुष हैं ये वर्णांधता से पीड़ित होने की संभावना इनका बढ़ सकता है। उसका वजह सिर्फ ये है कि इनमें जो है जो लैंगिक गुणसूत्र है या लिंग गुणसूत्र है वो सिर्फ एक होता है, एक्स वाई होता है, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स 2 होता है। ठीक, और प्रश्न नंबर 30 और अंतिम है हमारा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पुष्प, पत्ती, तना या जड़। बताना है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन चक्र की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, पुष्प, यानी कि पुष्प जो है ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो साथियों ये था हमारा भाग 7 या सेट 7 बिहार एसएससी 2023 के क्रम में, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी तैयारी को एक हद तक इम्प्रूव करने में मैं सफल रहा होऊंगा। तो निवेदन है कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। इसके अलावा जो 8वां, 9वां और 10वां जो सेट रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे 50 को प्रश्न तक रखें और उसमें व्याख्या हम कम से कम करें। व्याख्या जो भी है